हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सेल साइकिल को लेकर के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जो सेल साइकिल होती हैं उनमें कौन कौन सी फेजेस आपको देखने को मिलती हैं, और जो हमारी सेल साइकिल है उसमें एस फेज का क्या फंक्शन है। साथ में हम लोग बात करेंगे एम फेज के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से एनिमेटेड होगा और साथ में इसमें मैं बात करूंगा आपसे कि जो डीएनए सिंथेसिस होती है सेल डिवीज़न के टाइम पे वो किस तरीके से फॉर्म होती है, और जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं या डिफरेंट टाइप के जो ड्रामेटिक चेंजेस दिखाई देते हैं हमारे एम फेज के अंदर, वो किस तरीके से होते हैं। आज इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सिंपल एनिमेशंस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये एक छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन यस, ये वीडियो पूरी तरीके से एनिमेटेड रहेगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस वीडियोस इनके ऊपर बने हुए हैं, तो आप उन डिटेल वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपने इस एनिमेशंस को। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नंबर वन बात, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होती है वो होती है कि किस तरीके से क्रोमोसोमल मटेरियल्स का यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। डीएनए मटेरियल्स जो है वो बढ़ रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, क्रोमैटिड्स बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने सेल साइकिल से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सेल साइकिल 4 स्टेजेस से हो करके गुजरती है। G1 फेज नंबर एक, दूसरी फेज होती है हमारी एस फेज, उसके बाद होती है हमारी G2 फेज, और G2 फेज के बाद हमारी सेल साइकिल फाइनल एंटर कर जाती है एम फेज में। तो जो हमारी सेल साइकिल होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, और हर एक डिफरेंट फेजेस का अपना एक डिफरेंट रोल होता है। वहीं पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने आगे आने वाले फेजेस के बारे में, तो यहाँ पे आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अलग अलग फेजेस में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जीवन फेज में हमारी सेल जो होती है वो ग्रोथ करती है, और एस फेज में हमारी सेल जो है वो डीएनए की सिंथेसिस करती है, और G2 फेज में हमारी जो सेल होती है वो आपकी प्रॉपर चेकिंग होती है कि सभी सेल कंटेंट अच्छी तरह से कंप्लीट है या नहीं, डीएनए में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और साथ में G2 फेज जो है हमारी, G2 फेज में ये सब सारी चीज़ों की चेकिंग होने के बाद तब जाकर के हमारी साइकिल एंटर करती है एम फेज में, जहाँ पे हमारी साइकिल या हमारी सेल जो है वो डुप्लीकेट कर जाती है, और बिल्कुल सेम कंटेंट के दो नए सेल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक इसमें पेरेंटल होता है और एक हमारा नया सेल होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग एस फेज में हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। वहीं पे जो क्रोमोसोमल सिग्रीगेशन, मतलब जो हमारे नए क्रोमोसोम्स बने हुए हैं, वो हमारे एम फेज में हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी सेल्स है, देखिए किस तरीके से आपको एक साइकिल दिखाई दे रहा है। गैप फेज, जिसमें हमारी सेल जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ करती है, और उसके बाद हमारी जो सेल है वो एंटर करेगी हमारे डीएनए सिंथेसिस वाले फेज में, जहाँ पे इसका जो है वो डुप्लीकेशंस होगा। जो इसका जेनेटिक मटेरियल आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसके जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब इसका अब डुप्लीकेशंस होगा आगे जा करके, और इनके डुप्लीकेशंस के बाद जब ये एस फेज में एंटर करेंगे तो इनका डुप्लीकेशंस होगा। इवेंट्स ऑफ एस फेज, अब ये एस फेज में एंटर करेंगी, जहाँ पे इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और जो हमारे ये क्रोमैटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे, और फिर उनके बीच में कोहेसन होगा, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच्ड रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से, ये देखिए आप यहाँ पे हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रहे आपको एक बात कि ये क्रोमोजोम नहीं है, ये क्या है, क्रोमैटिड्स हैं। क्या है, क्रोमैटिड हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है तो एस फेज में केवल और केवल क्रोमैटिड्स इंक्रीज होते हैं, जिनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड का नाम देते हैं। कभी भी क्रोमोजोम नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं, क्रोमोजोम नंबर जितने हैं उतने ही रहते हैं। केवल जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, उनके नंबर्स डबल हो जाते हैं, क्योंकि इस सेल से एक नई सेल बननी है, इसलिए उस सेल को भी उतना ही डीएनए कंटेंट चाहिए जितना हमारे पेरेंटल सेल के पास में था।
मतलब शुरुआत में हमारे पेरेंटल सेल के पास में कितना था, 4, ब्लू वाला, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारे पास में कितना है, 8। तो जब ये आगे जाकर के डिवाइड करेगा तो 4 और 4 बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना पेरेंट्स में होगा उतना ही डॉटर में भी होगा। तो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या हैं, आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इनके बीच में आपस में कोहेशन देखने को आपको मिल रहा है और ये आपस में क्या होते हैं, पूरी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो सेल है वो G2 फेज़ में जाती है। G2 फेज़ में मैंने क्या बताया आपको कि डीएनए सही तरीके से क्लोन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, रेप्लिकेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड देन हमारी जो सेल है वो एंटर कर जाती है प्रोफेज में। और प्रोफेज में एंटर करने के बाद हमारी जो सेल है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड करती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी जो सेल है वो डिवाइड करती है। अब उसमें भी आपके डिफरेंट फेजेस हैं, उसमें भी आपके डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें हमारा पहला आता है प्रोफेज, दूसरा आता है मेटाफेज, तीसरा आता है एनाफेज और चौथा आता है टीलोफेज। और लास्ट में इनसे हट करके एक फेज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान में रहे कि यहाँ पे हर एक फेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है जिसको मैंने डिटेल में मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में कुछ बातें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस में जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, आप इस नंबर्स को ध्यान में रखेंगे, साथ में आप न्यूक्लियर इन्वेलप को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सब वो की इवेंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो इंटरफेज में हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है या जो क्रोमैटिड होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी सेल जो है जब वो प्रोफेज में एंटर करती है तो वो क्रोमैटिन, भाई आपको पता है इंटरफेज में एस फेज होता है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि शुरुआत में इंटरफेज में हमारे इस तरीके से डीएनए होते हैं, लेकिन जब ये एस फेज में जाता है तो क्रोमैटिन हो जाता है। एंड जब ये अर्ली प्रोफेज में एंटर करता है तो ये बन जाता है क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बनने के बाद ये क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे कंडेंस हो गए और दोनों क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, क्रोमोसोमल कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप बिगिन टू ब्रेक डाउन और धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होनी शुरू हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे सेंट्रियोल से निकलते हैं वो आपके अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। कब, लेट प्रोफेज में। कब, लेट प्रोफेज में। आगे क्या होता है कि मेटाफेज शुरू होती है। जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या फिर सेंट्रियोल से निकलते हैं और हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले पोजीशन पे काइनेटोकोर से जाकर के जुड़ जाते हैं। काइनेटोकोर्स इधर वाले साइड इसका काइनेटोकोर और इस वाले साइड इनका काइनेटोकोर होता है। आगे क्या होता है कि आप देखेंगे कि क्रोमोसोम अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज के मिड सेशन में बिल्कुल कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, एक बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम, दोनों जो हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉट क्रोमोसोम, दोनों क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आने के बाद कोहेशन रिंग के थ्रू आपके क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये जो कोहेसिन होती है ये एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये कोहेसिन जो प्रोटीन आपकी होती है, जो ये कोहेसिन प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही प्रोटीन हमारे इन दो क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अगर आप इसी कोहेसिन प्रोटीन को ब्रेक कर दोगे तो ये क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जो हमें कहाँ दिखाई देता है, एनाफेज में दिखाई देगा। और इसको तोड़ने का काम या इसको ब्रेक करने का काम एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स किया करते हैं। तो बिल्कुल हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम माइग्रेट टू द पोल्स ऑफ द सेल्स। फिर एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर कोहेसिन प्रोटीन को ब्रेक कर देता है और हमारे जो क्रोमोसोम है वो दोनों अपोजिट पोल पे माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। टीलोफेज आते आते हमारी जो टीलोफेज में क्या होगी कि हमारी जो सेल है वो पूरी तरीके से माइग्रेट कर जाएगी अपने अपने पोल की तरफ, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। तो टीलोफेज आते आते
काफ़ी सेल ऑर्गेनेल्स वापस आ जाते हैं और साथ में न्यूक्लियर इन्वेलप भी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। वहीं पर टीलोफेज के बाद हमारी स्टेज शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स में आपके जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोबारा से डीकंडेंस या क्रोमैटिन के फॉर्म में हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप अच्छी तरीके से डेवलप कर जाता है और बिल्कुल इसमें उतना ही क्रोमोसोम मटेरियल अब बचता है जितना इनके पेरेंट्स से इन्होंने शुरुआत किया हुआ था बगैर डीएनए रेप्लिकेशन के। उतना ही क्रोमोसोम इनके पास में है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इसीलिए हुआ था ताकि इक्वली दोनों में बराबर क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वहीं पे यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो यहाँ पे आपको नेचुरली फुरो देखने को मिलता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं तो ये जो यहाँ पे आपको गड्ढा दिख रहा है इसी को हम लोग फुरो कहते हैं। ये फुरो आपस में आकर के ज्वाइन कर जाएंगे और यहाँ से आपकी सेल बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने नॉलेज को टेस्ट करने की, तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है कि दिस सेल्स हैज़ म्यूटेटेड टू अलाउ मोनोवैलेंट अटैचमेंट ड्यूरिंग क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। व्हाट इज द लाइकली आउटकम ऑफ दिस म्यूटेशन। कहते हैं अगर यहाँ पे मोनोवैलेंट हो गया तो फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। अगर ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो मोनोवैलेंट हो जाए, क्या हो जाए, मोनोवैलेंट हो जाए, तो फिर किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होने वाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोनोवैलेंट। दिस सेल हैज बीन म्यूटेटेड अलाउ तो मोनोवैलेंट अटैचमेंट ड्यूरिंग क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। अच्छा, मोनोवैलेंट हो जाए तो आई थिंक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। आप अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोनोवैलेंट अटैचमेंट की बात करता है। अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, किसी तरीके से एक क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाए, तो जो मोनोवैलेंट अटैचमेंट है उससे क्या होगा कि जो इनके बीच में अटैचमेंट है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी चली जाएगी इनके पास में, और जो आपका मतलब जो अटैचमेंट जो होना है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, अगर उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक तरफ ज़्यादा कॉपी चली जाएगी और एक तरफ कम कॉपी चली जाएगी। और कई दफ़े ऐसा देखने को मिला है। तो एक चिल्ड्रन के अंदर मान लो या इस सेल के अंदर मान लो भी म्यूटेशन होगा, साथ में इसके अंदर भी आपको म्यूटेशंस देखने को मिलेगा। तो मोनोवैलेंट अटैचमेंट ड्यूरिंग मेटाफेज रिजल्ट इन अनइवन सेग्रीगेशन, मतलब अनइवन मतलब जो इक्वल डिवीजन होने वाला था जेनेटिक मटेरियल का, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दो क्वेश्चंस ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है कि ऐसा क्या हो गया हो या ऐसी कौन सी सभी सेल्स हैं जो साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जिन्होंने साइटोकाइनेसिस की एबिलिटी को लॉस कर दिया है। तो ये सेल अभी मेटाफेज में है, तो ये सेल डेफिनेटली आगे जाके साइटोकाइनेसिस करेगी। ये सेल साइटोकाइनेसिस कर चुकी है और ये सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं करेगी क्योंकि ये म्यूटेटेड है। तो यहाँ पे सेल हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू परफॉर्म साइटोकाइनेसिस, वो होगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो क्रोमोसोम अभी कंडेंस नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस्ड है लेकिन अभी डी कंडेंस नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पे डी वाला जो सेल है वो आगे जाके कंडेंस हो जाए, डी कंडेंस हो जाएगा। सी वाला ऑलरेडी डी कंडेंस हो चुका है, बी वाला आगे जाके हो जाएगा, लेकिन ए वाला जो है वो अभी भी कंडेंस हो गया है, लेकिन अभी भी सेल जो है वो डिवाइड नहीं की है, मतलब ये सेल म्यूटेटेड है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ अगर हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिस सेल हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू ब्रेक अ पार्ट ऑफ कोहेसन रिंग, विच स्टेप ऑफ माइटोसिस इज दिस म्यूटेशन मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट। अगर कोहेसन रिंग जो है वो आपकी गड़बड़ हो जाए तो कौन सी फेज जो है वो म्यूटेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जवाब है वो होगा आपका, आइए देखते हैं। मेरे हिसाब से कोहेशन रिंग का फॉर्मेशन हमने मेटाफेज में देखा था जरूर। तो यहाँ पे ये बोला है कि क्या होगा कि होना चाहिए, यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फेज ऑफ सेल साइकिल विथ करेक्ट सेल। अच्छा, तो जीवन फेज में आपकी सेल कैसी दिखाई देती है, आइए देखें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पता है कि जीवन फेज में हमारी सेल ऐसी होती है जिसमें जो क्रोमैटिड होता है वो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्रोमैटिड बिल्कुल 4 हैं अभी।
उसके बाद एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशंस हो जाता है। तो ये रहा हमारा डीएनए का रेप्लिकेशंस, 8 हो गए क्रोमैटिड अभी। उसके बाद आपकी कौन सी फेज आती है, आपको पता है कि ओके, इसको G2 कर लो आप। ओके, एस फेज में तो डीएनए डुप्लीकेट, मुझे ये भी लग रहा है ना, राइट मुझे तो ये भी लग रहा है इस समय, बट ये वाला जो फेज है ना, मुझे लग रहा है क्रोमैटिक तो डबल तो इसमें भी हो जाता है यार। अच्छा, इसको यहाँ पे रख के एक बार ट्राई मारते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे रखते हैं। G2 में कंप्लीट दिखाई देता है, तो हम लोग इसको यहाँ पे रख के ट्राई मारते हैं। और लास्ट में एम फेज में हम लोग ये रख देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना सही है। करेक्ट, बहुत अच्छे, यही चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द साइकिल केयरफुली कोऑर्डिनेटेड सेट इवेंट दैट इंश्योर सक्सेसफुल सेल डिवीजन। G1 फेज कहता है प्रिपेयर द सेल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, के लिए तैयार हो। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो भी गया, सिस्टर क्रोमैटिड कोहेशन हो गया, दोनों जुड़ गए। G2 फेज में आपके जो है एम फेज मेटाफेज में गया सेल, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ऑल दिस हैपन हेयर एंड यू कैन सी। आगे देखते हैं। तो ये एक फाइनल कंक्लूजन है आपके सेल साइकिल की। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। छोटा और प्रिसाइज वीडियो था। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।